हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BSCB इंग्लिश मीडियम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका 15th पैराग्राफ से पढ़ाएंगे और समझेंगे। इसके 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, 2 लेक्चर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। पहले 2 लेक्चर्स में हमने 14 तक कवर कर दिया है और इस लेक्चर्स में हम 15 से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जस्ट एज in the West, they have made wonderful discoveries in things material. Similarly, Hinduism has made still more marvelous discovery in things of religion, of the spirit, of the soul. तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वेस्ट मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है, जहाँ के वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने वंडरफुल डिस्कवरीज की, बहुत अच्छी डिस्कवरी की मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, भौतिकवाद में बहुत चीज़ें अच्छी डिस्कवर की, जैसे कि कार हो गया, बाइक हो गया। इन सब चीज़ जैसे वेस्ट ने बहुत सारा डिस्कवरी की है, वैसे ही हिंदुइज्म में बहुत सारी अच्छी डिस्कवरी की गई है। बस फ़र्क ये है कि हिंदुइज्म में जो रिलीजन के ऊपर बहुत अच्छी डिस्कवरी की गई है और अपनी आत्मा के ऊपर, अपनी स्पिरिट के ऊपर बहुत अच्छी डिस्कवरी की गई है। तो हिंदुइज्म और वेस्ट, इन दोनों में डिफरेंस इतना भी है, ये भी है कि वो लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा केंद्रित करते हैं अपने ध्यान को और उधर डिस्कवरी करते हैं। हमारे यहाँ जो हिंदुइज्म है उसमें अपने आप पे, सेल्फ पे, रिलीजन पे और अपनी आत्मा पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और वहाँ डिस्कवरी की जाती है। 16th है, but we have no eye for these great and fine discoveries. We are dazzled by the material progress that the Western science has made. I am not enamored of that progress. In fact, it almost seems as though God, in His wisdom, has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism. मतलब बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, मतलब महात्मा गांधी इस पैराग्राफ से ये कहना चाहते हैं कि इतना हमारा हिंदुइज्म जो है, इतना हमारा जो इंडियन कल्चर है, उसने अच्छी अच्छी डिस्कवरी की है, उसके बावजूद भी हम खुद पे नहीं देखते कि हमारे यहाँ के जो एंशियंट जितने भी साइंटिस्ट हैं या फिर जितने भी महान लोग रहे, उन्होंने कैसे कैसे डिस्कवरीज की हैं, कितनी महान महान बड़ी बड़ी डिस्कवरियाँ की हैं उन्होंने। बस हम मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस को देखते हैं और समझते हैं कि हाँ, वेस्टर्न साइंस ने तो बहुत तरक्की कर ली, वेस्टर्न साइंस ने तो देखो आज कार डिस्कवर कर ली, देखो आज यहाँ तक कि एरोप्लेन भी बना ली वेस्टर्न साइंस ने। तो महात्मा गांधी इस पैराग्राफ से वही बताते हैं कि भारत के लोग ही अपने यहाँ की सभ्यता की डिस्कवरी उतना महत्व नहीं देते हैं और वेस्टर्न साइंस को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। महात्मा गांधी ये कहते हैं कि मैं इन जो प्रोग्रेस है वेस्टर्न साइंस में, इसको खुश नहीं हूँ, वेस्टर्न साइंस से जो प्रोग्रेस है उससे खुश नहीं हूँ और ना ही मैं उसको फॉलो करता हूँ। जबकि हालांकि इनफैक्ट यहाँ तक कि जो भगवान है वो ऐसा देखने से ऐसा लगता है कि जो भगवान है वो इंडिया को जो मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस है उससे वो दूर रख रहे हैं इंडिया को। ऐसा लगता है बाकी सब देख के कि जो भगवान है वो खुद इंडिया को बाकी सारे ये जो मटेरियलिज्म है, ऑनर्स ऑफ मटेरियलिज्म, मतलब मटेरियलिज्म के पीछे जो भागा भागी है उससे वो बचा रहे हैं इंडिया को, ताकि इंडिया जो है ये मटेरियलिस्टिक चीज़ को रोके। After all, there is something in Hinduism that has kept it alive till now. It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian, and Egyptian civilizations. Cast a look around you. Where is Rome? Where is Greece? Can you find today anywhere the Italy of Gibbon, or rather the ancient Rome, for Rome was Italy? इस पैराग्राफ से महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि कुछ न कुछ जरूर है हिंदुइज्म में, जिसकी वजह से जो हिंदुइज्म है वो अब तक जीवित है। और हिंदुइज्म में है जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडियन कल्चर है, उसने विटनेस किया, मतलब देखा है फॉल ऑफ बेबीलोन, सीरियन, पर्शियन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये सारी सभ्यताएं के नाम हैं, इजिप्ट की सभ्यता, पर्शिया की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, वैसे ही बेबीलोन है। तो ये सब सभ्यता की जो फॉल है, मतलब जो उनकी जब वो गिर रहे थे, पतन की कगार पर थे,
जब उनका पतन हो रहा था तो इंडियन सिविलाइजेशन से देख रहा था। और महात्मा गांधी आगे बोलते हैं कि अपने आसपास देखिए, कहाँ है रोम, कहाँ है ग्रीस। आप क्या इटली, गिब्बन का इटली को आप देख सकते हैं, कहीं खोज सकते हैं? एंशियंट रोम को खोज सकते हैं? इटली, रोम के खोज सकते हैं उनकी सभ्यता को? यहाँ पे गिब्बन मतलब एक व्यक्ति का नाम है जो कि इंग्लिश फिलोसोफर है, आपको इधर देखने को मिलेगा। गिब्बन एक इंग्लिश हिस्टोरियन है 18th सेंचुरी के, जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी, डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। मतलब रोमन एम्पायर जो था उसका कैसा पतन हुआ, उसके ऊपर किताब भी लिखी थी। तो वही शख्स का नाम गिब्बन है। तो वही महात्मा गांधी 7th पैराग्राफ से बताते हैं कि हिंदुइज्म में कुछ तो ऐसा है जो कि इसको इतने हजारों सालों तक भी खड़ा रखा है और अभी तक वो चल ही रहा है। गो टू ग्रीस, 18th पैराग्राफ है। Go to Greece, where is the world famous Attic civilization. Then come to India. Let one go through the most ancient records, and then look around you, and you would be constrained to say, Yes, I see here ancient India is still living. इस पैराग्राफ से महात्मा गांधी कहते हैं कि जाओ तुम ग्रीस, कहाँ है वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन? ग्रीस का एटिक सिविलाइजेशन है ये, तो कहाँ है वो? और फिर वो सब घूमने के बाद इंडिया आओ, और इंडिया में जो किताबें लिखी गई हैं इंडियन लोगों के द्वारा, जो किताबें लिखी हैं जिसमें इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है, उसको पढ़ो, उसको देखो, और उसके बाद अपने आसपास देखो। जब तुम देखोगे तो ये मजबूर हो जाओगे कहने के लिए कि हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो अभी भी है, जो पुरानी इंडियन सिविलाइजेशन है वो अभी भी मौजूद है हमारे देश में। 19th, true, there were dung heaps too, here and there, but there are rich treasures buried under them. And the reason why it has survived is the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines. इस पैराग्राफ से महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि हाँ, आज आप भारत में आसपास देखो तो बहुत सारे गोबर मिल जाएंगे आपको, बहुत ज़्यादा गोबर के ऐसे जगह मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे गोबर होंगे, गोबर के समूह मिल जाएंगे। बट जब आप अ, उसके नीचे देखोगे, उसके अंदर देखोगे, तो आपको बहुत ही बड़ा ट्रेजर मतलब खजाना मिलेगा। और इसी वजह से इंडिया इतना महान है, इतना ग्रो कर रहा है, सरवाइव कर गया। क्यों? उसका रीज़न ये है कि इंडिया का जो हिंदुइज्म ने जो अपने लिए जो डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया रखा है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बेस पे नहीं रखा है। उनका जो बेस है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ पे नहीं है, भौतिकवाद चीज़ों पे नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक लाइन्स के ऊपर हिंदुइज्म ने अपना बेस रखा है। इस वजह से हिंदुइज्म बहुत सालों तक सर्वाइव कर गया। बाकी सारे जो इधर के जो सिविलाइजेशन थे वो सब बर्बाद हो गए, क्योंकि उन्होंने शायद कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इंक्लूड किया होगा, इसी वजह से। Our civilization, our culture, our Swaraj depend not upon multiplying our wants, self indulgence, but upon restricting our wants, self denial. मतलब महात्मा गांधी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमारा जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, स्वराज, स्वराज मतलब सेल्फ रूल, इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ रूल, खुद पे राज करना। तो वो जो है, ये तीनों चीज़ें वो इस पे नहीं डिपेंड है कि हमें अपनी ज़रूरतों को बढ़ाना है, हमें अब आज मुझे ये ज़रूरत है, कल फिर और अपने आप से खुद से क्रिएट कर लो ज़रूरतें, और उसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। ये सभी हमारी सभ्यता संस्कृति का मानना नहीं है। हमारा संस्कृति और सभ्यता का मानना है रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ वांट्स, मतलब अपने ज़रूरतों को कम करो। बेसिक नीड्स हैं बहुत सारी चीज़, जैसे खाना, पानी, घर, शिक्षा, ये सब ज़रूर करो, लेकिन इसके अलावा जो आप अपनी इच्छाओं को बड़ा करते जाते हो, बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, ये वो, तो ये सब जो है ये हमारा सिविलाइजेशन नहीं सिखाता है, ये सब वेस्टर्न सिविलाइजेशन सिखाता है। European civilization is no doubt suited for the Europeans, but it will be mean ruin for the India if we endeavor to copy it. This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. इस पैराग्राफ से महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन बेशक यूरोप के लोगों के लिए सूट करता है, उनके लिए अच्छा है, बट अगर इंडिया के लोग इसको कॉपी करेंगे बिना समझे समझे, कुछ भी जैसा वो कर रहे हैं उसको इधर कॉपी करने की कोशिश करेंगे, जैसे बोलते नहीं है नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो वैसे इंडिया के लोग भी अगर कॉपी करने करेंगे तो वो इंडिया को बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोप के लोगों के लिए ठीक है। वो कहते हैं महात्मा गांधी की जो
कुछ भी दूसरे सिविलाइजेशन है उसमें जो भी अच्छा या बुरा है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इसके अगर अडॉप्ट करते हैं और इसके जो दुष्परिणाम होते हैं जिसको जिसकी वजह से बर्बादियाँ होंगी, उसके लिए यूरोप के लोग भी जिम्मेदार होंगे। सो अब 22 पैराग्राफ पे आते हैं। The incessant search for the material comforts and their multiplication is such an evil that, and I make bold to say that Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comfort to which they are becoming slaves. It may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death. Let us engrave on our hearts that the motto of a Western philosopher, plain living and high thinking. Today it is certain that the millions cannot have high living, and we, the few, who profess to do the thinking for the masses, and sorry, millions we cannot have high living, for we have few who profess to do the thinking for the masses, run the risk in the vain search after high living of missing high thinking. इस पैराग्राफ से महात्मा गांधी कहना ये चाहते हैं कि जो मटेरियल कंफर्ट है, जो भौतिक सुख सुविधा है, और जो इसका मल्टीप्लिकेशन है, मतलब जिसको हम लोग जिस लेवल पे हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और एक तरीके से कहते हैं कि एक असुरी प्रवृत्ति है ये। और मैं बहुत ही अच्छे से ये बता सकता हूँ कि जो यूरोप के लोग हैं उनको खुद ये मॉडल को चेंज करना होगा। मतलब महात्मा गांधी ये कहना चाहते हैं कि जो यूरोप के लोग हैं उनका जो मॉडल है, मतलब भौतिकवाद, उनको चेंज करने की ज़रूरत है। नहीं तो वो गुलाम बन जाएंगे कंफर्ट को बढ़ाते बढ़ाते। जैसे कि जो कंफर्ट है इसका तो कोई लेवल नहीं है, वो थोड़ा सा और कंफर्ट, थोड़ा और कंफर्ट, इसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, इन्वेंशन करते रहते हैं। तो इस कंफर्ट को बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम आएगा कि जब वो उन कंफर्ट्स है जो आराम है उनके गुलाम बन जाएंगे, उन कंफर्ट के गुलाम बन जाएंगे। इस वजह से यूरोपियंस को अपने जो मॉडल है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग। यहाँ से महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि हो सकता है मेरा जो पढ़ा हुआ है, जो मेरी समझ है, मेरी जो पढ़ाई है वही गलत हो, बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इंडिया में अगर ये सब होने लगा, मतलब फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज़ टू कोट सर्टेन डेथ, मतलब इंडिया में भी वही होने लगा जो वेस्टर्न में होता है, जो कि मतलब और आराम और आराम। गोल्डन फ्ली मतलब होता है कि ऐसा चीज़ जो कि एक्चुअल में पॉसिबल ना हो, बट हम उसको अटेंड करने की कोशिश करते रहते हैं। तो वही महात्मा गांधी बता रहे हैं कि इंडिया में भी अगर ऐसे लोग करने लगे तो वो डेथ हो जाएंगे, मतलब वो मर जाएंगे, क्योंकि इंडिया की सिविलाइजेशन कल्चर तो अलग है। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स। अब महात्मा गांधी यहाँ पे एक वेस्टर्न फिलोसोफर का एग्जांपल लेते हैं। मतलब वो कहते हैं कि यहाँ के एक वेस्टर्न फिलोसोफर है जो ये मानते हैं, उनका जो मोटो है, मोटो मतलब जो मोटिव है, जो उनके विचार है, वो ये है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सादा जीवन उच्च विचार। ये हमें अपने दिल पे छाप लेना चाहिए, अपने दिल पे बसा लेना चाहिए ये बात, सादा जीवन उच्च विचार। और महात्मा गांधी बताते हैं कि अभी भी ये सच बात है कि जो लाखों में जो लोग हैं वो अच्छी लिविंग, मतलब अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, और उसमें से जो भी कुछ हैं, वी द फ्यू जैसे हम लोग जैसे कुछ हैं, वो उच्च विचार रखने की कोशिश करते हैं मासेस के लिए, मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं। और हम लोग रिस्क लेते हैं और सर्च करते हैं अच्छी जीवन के लिए और अच्छी सोच के लिए। सिर्फ हमारे जैसे कुछ थोड़े मोड़े लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं। 23 Civilization in the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants. This alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service. यहाँ पे महात्मा गांधी सिविलाइजेशन को एक डिफिनीशन दे रहे हैं, एक तरह से ये एक आंसर भी है आपकी, बाद में नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर डिस्कस होगा कि जो सिविलाइजेशन है वो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स, मतलब अपनी ज़रूरतों को बढ़ावा देने के लिए नहीं होता है, ये बल्कि ज़रूरतों को कम करने के लिए सिविलाइजेशन का इम्पोर्टेंस होता है।
और अगर जिस दिन हम अपनी ज़रूरतों को कम करने लगते हैं और जिस दिन अपनी ज़रूरतों को मतलब जो बेसिक ज़रूरत है उसके अलावा जो हम अपने मर्ज़ी से मन के हिसाब से जो क्रिएट कर देते हैं ज़रूरत, उसको जब तक हम रोकेंगे तभी हम कहेंगे कि हाँ हम सिविलाइज्ड हैं और हम सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे, अपने जो ज़रूरतें हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे, तो यही सिर्फ़ एक यही काम जो है वो हमें बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी संतुष्टि और जो देश के लिए या फिर लोगों के लिए जनहित की सेवा है, उसको बढ़ावा देगा। उसमें हमको क्या कहते हैं, एक विल पावर देगा, एक आत्मशक्ति देगा। डिग्री अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिज़िकल हार्मनी एंड कम्फर्ट इज़ नेसेसरी। मतलब यहाँ पे महात्मा गांधी कहते हैं कि एक लेवल तक फिजिकल हार्मनी और कंफर्ट ज़रूरी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, खाना पानी शिक्षा, बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion and a snare. Their satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point at a dead stop before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness. A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in the service of humanity on which all his energy should be concentrated. मतलब इस पैराग्राफ से महात्मा गांधी ये कहना चाहते हैं कि एक लेवल तक फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट जरूरी है, नेसेसरी है, आवश्यक है, बट एक लेवल के बाद वो हमारे ज़रूरत के हिसाब से हिंड्रेंस हो जाता है, वो हमारे लिए बेकार हो जाता है। देर जिसकी वजह से जिसलिए हमें जो है, जो अपने जो ज़रूरतें हैं, वांट्स है, उसको क्या कहते हैं, कम करने की ज़रूरत है, वरना जो ज़रूरतें हैं वो हमें एक जाल में फंसा लेंगी और हमें मिसकंसेप्शन होगा कि हाँ हम देखो हमें ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, बल्कि जो ज़रूरतें हैं वो और हम बढ़ा देंगे और जिसकी वजह से हम कभी भी खुश या संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। जितना भी होगा उसके बावजूद भी हम दुखी ही रहेंगे। और महात्मा गांधी अभी बताते हैं और कि जो सेटिस्फैक्शन है फिजिकल नीड का, जो शारीरिक जो ज़रूरतें हैं, यहाँ तक कि जो इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक ज़रूरतें हैं, वो भी एक हद के बाद एक पॉइंट पे रुक जाना चाहिए। बोलते हैं ना कि हद से ज़्यादा कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो वही महात्मा गांधी बता रहे हैं कि जो फिजिकल ज़रूरत हो चाहे बौद्धिक ज़रूरत हो, इन दोनों को एक जगह पे आकर रुकना पड़ता है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे और तो जो फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल होते हैं वो बेकार हो जाएंगे और वो क्या बोलते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो कि भोग बन जाएंगे, उसको हम भोगने लगेंगे, उसका ज़रूरत नहीं रहेगा हमें, फिर भी आनंद और मज़े के लिए हम उसको यूज करने लगेंगे। सो इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि एक पॉइंट के बाद हमें रुक जाना चाहिए, इससे पहले कि जो हमारे फिजिकल इंटेलेक्चुअल है वो भोगों में बदल जाए। अ मैन मस्ट अरेंज इज फिजिकल, और महात्मा गांधी कहते हैं कि किसी भी इंसान को फिजिकल और कल्चरल जो भी चीज़ें हैं उसके बीच एक रिलेशन बना के रखना चाहिए, उसको एक बैलेंस होना चाहिए। नहीं तो ताकि वो जो है सर्विस ह्यूमैनिटी के लिए जो देना चाहता है वो पूरी एनर्जी के साथ उस सर्विस को लगाए, पूरी एनर्जी जो है वो उस ह्यूमैनिटी के सर्विस पे लगाए। ये तभी हो सकता है जब मैन जो है, जो भी इंसान है, वो अपनी फिज़िकल और कल्चरल दोनों चीज़ों का मेल करें, और मेल करने के बाद, दोनों में बैलेंस करने के बाद वो मानवता के सेवा में सारी एनर्जी से अपनी लगा दे। तो ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो डिस्कस होंगे, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड में बार बार आ चुके हैं और जो आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस इसके तीसरे वीडियो में अपलोड होंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, इसको रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।